नमस्कार साथियों। स्टडीशाला 2.0 के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। आज हमारी प्रसंचरण तंत्र की तीसरी क्लास है। एक्चुअल जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी सर्कुलेटरी सिस्टम की, वो बहुत छोटी क्लास हो पाई थी कुछ प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है ना? तो उसका बचा हुआ पार्ट हम आगे कवर करेंगे। बहुत छोटी क्लास हुई थी, लेकिन हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो एक बार ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है? और कोशिश रहेगी कि सारे क्वेश्चन को, जो भी प्रीवियस आए हैं, वो आपसे क्वेश्चन बन जाए। इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी सारे बन जाएं, ऐसा प्रयास किया जाएगा। ठीक है ना? चलिए तो चलते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारे हार्ट में वाल्व कितने होते हैं। तो मैंने बताया कि 3 वाल्व होते हैं, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और सेमीलूनर। ठीक है ना? फिर मैंने बताया कि किस किस लोकेशन पे होते हैं। ठीक है? उसके बाद हमने ये बताया कि हमारा जो हार्ट है उसमें अगर वो स्टेथोस्कोप से चेक किया जाए, डॉक्टर चेक करता है, तो उसमें आवाज़ आती है। जैसे हम कहेंगे कि लपडप की आवाज़ आ रही है तो बिल्कुल स्वस्थ है व्यक्ति, मतलब सामान्य हृदय सामान्य काम कर रहा है सामान्य तरीके से। लेकिन अगर उसमें मरमर की आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हृदय जो है क्षतिग्रस्त हुआ है। फिर हमने आपको बताया कि जो हमारा हार्ट की जो दर धड़कन है, धड़कन की जो दर है, जैसे एडल्ट में बात करें तो 72 बार प्रति मिनट था, और जो एडल्ट में बात करें तो 80 से 100 बार प्रति मिनट था। ठीक है ना? फिर हम बात करेंगे कि 80 से 100 बार प्रति मिनट या 72 बार प्रति मिनट, तो मैंने बताया अप्रॉक्स 1 लाख 24 घंटे में 1 लाख बार होता है। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे बॉडी का सबसे बिजी ऑर्गन है। क्लियर है बात यहाँ तक? चलते आगे चलते हैं। तो हमने वाल्व के बारे में डिस्कस कर लिया, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड और सेमीलूनर। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। चलो भाई, फिर हमने कहा कि हृदय की ध्वनि जो है, हृदय की जो ध्वनि है, इस बात को भी हम समझेंगे कि क्या है। देखिए, हमने यहाँ पे बताया था कि 2 तरीके की ध्वनि आती है। सामान्य ध्वनि अगर है, सामान्य ध्वनि है तो लब डब की आवाज़ आती है, लब डब की आवाज़ आती है, लब डब की आवाज़ आती है। ठीक है ना? अगर हृदय की असामान्य ध्वनि है तो उसे मरमर की आवाज़ आती है। अगला पॉइंट हमारा पेस मेकर क्या होता है। पेस मेकर में ऐसे नोट क्या होता है। एक्चुअल में पेस मेकर को ही हम क्या बोलते हैं, ऐसे नोट बोलते हैं। तो हम कहेंगे कि हमारे धड़कन की शुरुआत पेस मेकर से ही होती है। यहां पे लिखेंगे हम कि हमारे धड़कन की शुरुआत शुरुआत पेस मेकर अर्थात ऐसे नोड, ऐसे नोड से ही होती है, से ही होती है। ठीक है ना? समझ में आई बात कि नहीं आई? अब जो हमारा एक्चुअल में जो ऐसे नोड है, जो ऐसे नोड है, ये एक बैटरी होती है। और किसकी बैटरी होती है? लिथियम आयोडाइड की बैटरी होती है। तो मैं कहूँगा कि ऐसे नोड, ऐसे नोड, इस बात को समझिएगा। जैसे किसी, हमने क्या कहा कि हृदय की धड़कन की शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे पेसमेकर या ऐसे नोड से होती है। तो अगर किसी किसी के बॉडी में आप कहते हैं मशीन लगी, मशीन का मतलब ये है कि बैटरी लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये तो आपका नेचुरल है। लेकिन जब आर्टिफिशियल ऐसे नोड लगाया जाएगा जो आपके धड़कन को स्टार्ट करने में काम करेगा, तो वो हम कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि जो बैटरी होगी वो लिथियम, लिथियम आयोडाइड की बनी होती है, बनी होती है। मतलब मेरा कहने का ये है, ऐसे नोड की जो बैटरी है
वो किसकी बनी होती है? लिथियम आयोडाइड की। लेकिन कौन सी? जो बाहर से कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है, इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल। क्लियर है बात? तो पेस मेकर और ऐसे नोड आई होप कि समझ में आ गया होगा कि पेस मेकर को ही ऐसे नोड कहते हैं जो हमारे बॉडी में। अब एक चीज ये भी जानिएगा कि जो हमारा हार्ट होता है, मैं यहाँ पे बना के बता देता हूँ। तो किडनी बना, मेरा हार्ट जो होता है, तो कहने का मतलब है कि हार्ट में, एक मिनट, हार्ट में कितने कच्छ होते हैं? 4 होते हैं। ध्यान दीजिए, 4 होते हैं। तो हमने कहा कि ये वाला जो है ये राइट है, तो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है ना? इसका मतलब जो ऐसे नोड होता है हमारे दाएं धमनी के, सॉरी दाएं अलिंद में, यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे लगा होता है। तो एक पॉइंट और बना के लिख देंगे कि पेस मेकर या ऐसे नोड, इसी का अगला पॉइंट है पेस मेकर या एस ए नोड हमारे हृदय के कहाँ पे पाया जाता है? दाएं अलिंद में, दाएं दाएं अलिंद में पाया जाता है। बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं है? एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसे नोड जो है वो हमारे हार्ट में कहाँ पाया जाता है, तो हमारे कहाँ पाया जाएगा? दाएं अलिंद, अर्थात राइट आर्ट्रियम में पाया जाएगा। क्लियर है बात? चलो आगे चलते हैं। फिर हमने आपसे बात किया कि हृदय में कोष्ठकों की संख्या क्या होती है। देखिए ध्यान से, एक्चुअल में हृदय में कोष्ठकों की संख्या, अलग अलग जो जंतु हैं उसमें कोष्ठकों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे हमने, पहले तो मैं एक सीरियल से नाम लिखूंगा। पहले मैं ये कहता हूं कि मछली है, सपोज दैट फिश। क्या कहा मैंने? फिश। ठीक, फिश को क्या कहेंगे हम? मछली कहेंगे। ठीक, तो मछली में कोष्ठकों की संख्या, क्या पूछा है? कोष्ठकों की संख्या, नंबर ऑफ चैम्बर्स, तो कितनी होती है? 2 होती है। एक्चुअल में ट्रू स्टेट में होता है तो यहां पे सिर्फ ऐसे होता है। ठीक है ना? कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 2 ही होती है। अगली बात करेंगे दूसरा पॉइंट। अगर हमने कहा कि एम्फीबियन, एम्फीबियन जिसे हम बोलते हैं उभयचर, क्या बोलते हैं? उभयचर। तो ध्यान दीजिएगा कि उभयचर में कोष्ठकों की संख्या अर्थात चैम्बर्स कितने होते हैं? यहाँ पे होती है 3। क्लियर है? अब आते क्या क्या है इसको ही बताऊंगा। तीसरा पॉइंट है हमारा रेप्टाइल। क्या है? रेप्टाइल। ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेप्टाइल, जिसे हम कहते हैं सरीसृप। सरीसृप मतलब कि जो रेंगने वाले जो जंतु होते हैं उनमें कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे 3 या 3.5। लेकिन एक अपवाद होता है। अपवाद क्या होगा? अपवाद होता है क्रोकोडाइल, अर्थात मगरमच्छ। क्या? मगरमच्छ एक ऐसा रेंगने वाला जंतु है जिसमें कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है ना? अगर यहीं पे हम बात करें, एम्फीबियन हो गया हमारा, रेप्टाइल हो गया, फिर हम चौथा पॉइंट करेंगे बर्ड्स। बर्ड्स अर्थात पक्षी। जो पक्षियों में कितने होते हैं? तो हम कहेंगे 4 होते हैं। क्लियर? और पांचवा कहेंगे जो स्तनधारी हैं। क्या है? स्तनधारी अर्थात मैमल्स, अर्थात मैमल्स। मैमल्स जो स्तनधारी होते हैं उसमें कोष्ठकों की संख्या क्या होती है? 4 होती है। क्लियर है? अब आप कहेंगे पक्षियों में, जैसे तोता मैना आ गया। ये क्या है? तोता मैना, गिद्ध, बगुला, है ना? बहुत सारी जो चिड़िया आती हैं उसमें कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। स्तनधारी जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कह दिए हाथी, घोड़ा, गधा, आदमी अर्थात इंसान, इन सब में ये सब क्या है? मैमल्स हैं। इसमें कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। उभयचर में, उभयचर में आपका आ जाएगा क्या?
मेढक, क्या आएगा? मेढक, ठीक है ना। यहाँ पे तो मछली है ही। तो अगर आपसे पूछा जाए आगे, फिर है छठा, कॉकरोच। क्या होता है? कॉकरोच। कॉकरोच की बात करें तो यहाँ पे कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 13। सबसे ज्यादा किसमें कोष्ठक पाए जाते हैं? कॉकरोच में। इसका मतलब जो इंसेक्ट होते हैं वो उसमें ट्रू स्टेज में होता है। कहने का मतलब ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर मैंने कहा 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, उसके बाद 13। तो आप ये कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये क्या हो गए? ये काकरोच में कोष्ठकों की संख्या हो गई। एक आता है अ, आपका, एक और बचा हुआ है, ऑक्टोपस। तो इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में 3 बातें ध्यान देनी होती है। एक तो कहेंगे मस्तिष्क, ब्रेन की बात करेंगे। फिर हम कहेंगे हार्ट की बात करेंगे, चैम्बर की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, हृदय की। उसके बाद रक्त का रंग, रक्त का रंग। तो ध्यान देना, यहां से 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितने मस्तिष्क होते हैं हम लोगों में। इसका मतलब जो मैमल्स हैं उसमें जो मस्तिष्क, ब्रेन की जो संख्या होती है, कहने का मतलब है कि भाग होते हैं वो 3 हो, अग्र, पश्च और मध्य होते हैं। लेकिन ऑक्टोपस में कितने मस्तिष्क होते हैं? 9 होते हैं। हार्ट कितने होते हैं? 3 होते हैं। इनका रक्त का रंग कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होता बेटा? नीला होता है, ठीक है ना। किसकी वजह से नीला होता है? तो हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन की वजह से उनका रंग नीला होता है। क्लियर है यहां तक बात सबको? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम ये कहेंगे, वैसे हम जो मैमल्स होते हैं, है ना, मैमल्स जो जंतु हैं, उनका रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है रंग? मतलब ये कहेंगे कि रक्त का जो रंग होता है, रक्त का जो रंग होता है स्तनधारियों में, रक्त का जो रंग है वो कैसा होता है? वो लाल होता है। और किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। क्लियर है बात? तो मैंने क्या कहा कि ऑक्टोपस का रंग नीला होता है, रक्त का रंग नीला होता है, किसको? हीमोसाइनिन की वजह से। ठीक है ना? क्लियर है बात? चलिए आगे चलते हैं। फिर हमने कहा कि टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया और जार्विक 7 होता क्या है। अब टेकिकार्डिया की, हृदय की धड़कन का सामान्य से तेज होना, क्या होता है? टेकिकार्डिया कहलाता है। तो हम यहां पे लिखेंगे हृदय की धड़कन का सामान्य, सामान्य से तेज होना, सामान्य से तेज होना टेकिकार्डिया कहलाता है ना। जैसे कभी कभी कोई ऐसे अचानक सी बात कोई व्यक्ति सुन लेता है, घबरा जाता है, तो उसकी धड़कन क्या होती? बढ़ जाती है। तो उससे क्या आ जाएगा? हृदय की धड़कन का सामान्य से तेज होना टेकिकार्डिया कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेम जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। हम कहेंगे हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन का सामान्य से धीमा होना, का हृदय की धड़कन का सामान्य से धीमा होना, सामान्य से धीमा होना क्या कहलाता है? ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। अगर हम जार्विक 7, बस इतना ही जानना है बेटा इसमें, इसके आगे कुछ नहीं जानना, ठीक है ना। तो बस हृदय की धड़कन का सामान्य से तेज होना टेकिकार्डिया कहलाता है। आपसे पूछा जाएगा कि टेकिकार्डिया क्या है, ठीक, ऑप्शन दे देगा। तो बस इतनी बात समझो। पूछा जार्विक 7 क्या है। जार्विक 7, इट इज एन आर्टिफिशियल हार्ट। यह एक कृत्रिम हृदय होता है। यह एक कृत्रिम हृदय होता है। कृत्रिम हृदय होता है। क्लियर है बात? समझ में आया कि नहीं? इसके बारे में कुछ नहीं जानना। जार्विक 7 क्या है? एक कृत्रिम हृदय होता है, मतलब कि जो आर्टिफिशियल बात करेंगे, क्या कहेंगे हम? आर्टिफिशियल, ठीक है ना। कौन सा, कैसा होता है? आर्टिफिशियल हार्ट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हमने कहा कि बीटा ब्लॉकर क्या है। बीटा ब्लॉकर क्या है? एस्प्रिन क्या है? ईसीजी क्या है?
पोटेशियम आयन क्या है। तो अगर हम बीटा ब्लॉकर की बात करें तो यह एक औषधि है जो हृदय हार्ट अटैक्स में क्या करता है, उसके मदद करता है रोकने में। तो मैं कहूँगा कि यह एक औषधि है, मतलब कि इट इज़ अ मेडिसिन। यह एक औषधि है। जो औषधि है, यह एक औषधि है जो हृदय आघात से बचने में सहायता करती है। जो हृदय आघात, हृदय आघात का मतलब क्या है कि हम ये कहेंगे कि हार्ट अटैक, क्या कहते हैं, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक से बचने में सहायता करती है। यहां तक बात क्लियर है। चलो आगे। इसका मतलब बीटा ब्लॉकर एक औषधि है जिसका हम यूज करते हैं हृदय आघात से बचने के लिए, हार्ट अटैक से बचने की सहायता करती है। क्लियर है बात। एस्प्रिन होता है, जैसे नाम सुना होगा एस्प्रिन और डिस्प्रिन। जब यहाँ पे लोगों का सर दर्द होता है तो डिस्प्रिन खा लेते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते हैं। इसका मतलब तो सर ठीक हो जाता है। इसका मतलब है कि यह क्या करता है, यह रक्त को पतला करता है, यह रक्त को पतला करता है, पतला करता है। यहां से एक बात समझ में आ गया कि मुझे लगता है 8 रुपए की 10 गोली आती, पूरा एक पत्ता 10 गोली का आता है। अगर ये आपके घर में एस्प्रिन अर्थात डिस्प्रिन, क्या, डिस्प्रिन, ये पड़ी होनी चाहिए। क्यों पड़ी होनी चाहिए? सपोज दैट किसी को हार्ट अटैक आया, अगर आपके घर पे डिस्प्रिन की गोली पड़ी हो तो आप उसको जाइए, एक गिलास पानी में डालिए, तुरंत घुल जाएगी। सपोज दैट कोई दवा नहीं, किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया, उसको एक गोली डालिए, क्या, एस्प्रिन या डिस्प्रिन की एक गोली एक गिलास पानी में डालिए, उसको पिला दीजिए तुरंत। तब तक क्या होगा कि उसके रक्त को पतला कर देगा, तो ब्लड का फ्लो क्या होगा, तेज हो जाएगा। चूंकि क्या होता है कि हमारे हार्ट में एक कोरोनरी धमनी होती है, वो जो हमारे हार्ट चूंकि मसल्स का बना होता है, उसको क्या चाहिए, उसको पंप करने के लिए हार्ट को ब्लड चाहिए। तो जब वो ब्लॉकेज आता है कोरोनरी धमनी में, जब ब्लॉकेज आ जाता है तो क्या होता है कि वहीं से प्रॉब्लम आने लगती है, फिर हार्ट काम करना बंद करेगा। तो उस केस में जब रक्त पतला हो जाएगा तो इसका मतलब है कि जब कभी भी अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आए तो घर में एस्प्रिन 8 रुपए की 10 गोली आती है, वो आप उसको आराम से रख सकते हैं, तुरंत पिला दें, उसका डॉक्टर के यहाँ लेकर पहुंच जाएंगे, उसकी जान को बचाया जा सकता है। क्लियर है बात यहाँ तक? चलते हैं आगे, चलते हैं। मैंने कहा कि ये ईसीजी, ईसीजी क्या होता है। सपोज दैट किसी व्यक्ति को अगर हार्ट की प्रॉब्लम आती है, उस घबराहट होती है या कुछ भी ऐसा लगता है, तो जब वो किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है ना, डॉक्टर के पास, तो कहता है ईसीजी करा लो। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी। क्लियर है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इसका क्या होता है कि हृदय सामान्य तरीके से काम कर रहा है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए हम ईसीजी कराते हैं। तो क्या कह रहे हैं हम कि हृदय हृदय सामान्य तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं, कार्य कर रहा है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए, इसका पता लगाने के लिए मैंने क्या कहा कि हृदय सामान्य तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए ईसीजी, ईसी ईसीजी कराया जाता है। अर्थात ये भी कह सकते हो कि हार्ट की स्थिति को पता करने के लिए क्या किया जाता है, ईसीजी कराया जाता है। पोटेशियम आयन क्या है? पोटेशियम आयन वो है, एक्चुअल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम आयन की अगर हम बात करें तो, ठीक है, चलो छोड़ो, मैं इसको अलग दूसरे पेज में ले लेता हूँ। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है।
हाँ ठीक है, चलो। अगर हम पोटेशियम आयन की बात करें तो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, इसको हम कहेंगे K+, पोटेशियम आयन। अब पोटेशियम आयन का कार्य क्या होता है? यह हमारे शरीर को, यह हमारे शरीर हार्ट को क्या रखता है? स्वस्थ रखने में मदद करता है ना? तो यह हमारे हृदय को, हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो हम कहेंगे कि पोटेशियम आयन जो है सेब में, सेब में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, मैंने कहा कि पोटेशियम आयन सेब में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सेब खाते हैं तो आपके हार्ट जो होगा, जो आपका हृदय होगा, वो कैसा रहेगा? स्वस्थ रहेगा। इसका मतलब ये है, ये भी कह सकते हो कि हार्ट के पेशेंट को अगर सेब खिलाया जाए रोज एक, तो उसके जो इम्प्रूवमेंट होगा उसके हार्ट में, वो बहुत तेजी से होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सारी बातों को हम से रिवाइज करा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना? आगे हम बात करेंगे अगर, तो परिसंचरण तंत्र की बात करें, इसके परिसंचरण तंत्र के प्रकार यहाँ पे दो प्रकार लिखा गया है, ठीक है ना? एक तो है एकल परिसंचरण तंत्र और एक है द्विपरिसंचरण तंत्र। इसे हम बोलेंगे सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम और इसे बोलेंगे हम बाई सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है? तो इस बात को मैं अलग अलग तरीके से लिखता हूँ। तो जैसे मैं ये कह दूँ कि, एक मिनट, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं यहाँ पे, ठीक है ना, इसको हटा दूं, तो दोनों अलग अलग साइड से हम लिखते हैं। क्लियर है? चलिए, तो मैंने ये कहा कि एकल और द्वि परिसंचरण तंत्र का मतलब हुआ कि हमारे बॉडी में, जैसे हमारे बॉडी से हार्ट में जाता है ब्लड, ब्लड फिर उसके बाद कहाँ? लंग्स में जाएगा, प्योर होकर फिर हमारे हार्ट में आएगा। क्लियर है ना बात? तो ये हमारा कहलाएगा द्विपरिसंचरण तंत्र। लेकिन कौन से पक्षी ऐसे हैं जिसमें सिंगल होता है और जिसमें डबल होता है? क्लियर है ना बात? इस बात को हम समझेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चलिए पेन चेंज करते हैं। मैंने कहा इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्लियर है? तो मैंने कहा एकल परिसंचरण तंत्र, और इधर मैं लिखूंगा क्या? द्विपरिसंचरण संचरण तंत्र। ठीक है ना? एकल को बोलेंगे सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। हम क्या बोलेंगे? सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसको बोलेंगे हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलेंगे? सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम एवं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है ना? चलो भाई, अगर हम सिंगल की बात करें तो इसका मतलब ये होगा हमारा कि सपोज दैट ये क्या है? ये बॉडी है। क्या है? ये बॉडी है। ध्यान दीजिएगा। अब बॉडी से जो यहाँ पे क्या होगा? हमारा हार्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा? हार्ट होगा। हार्ट से कहाँ जाएगा? ये गिल्स में जाएगा। कहाँ जाएगा? गिल्स में। इसका मतलब बॉडी से हार्ट में गया, हार्ट से गिल्स में गया, गिल्स से कहाँ आया? बॉडी में आ गया। तो ये कहलाएगा सिंगल सिंगल परिसंचरण तंत्र, मतलब कि एकल परिसंचरण तंत्र। क्लियर है बात? अगर हम द्विपरिसंचरण तंत्र की बात करें तो इसका मतलब ऐसा कहाँ होता है? फिश में होता है। किसमें होता है? फिश में। ठीक है बेटा, मछली। अगर हम द्विपरिसंचरण तंत्र की बात करें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो जैसे कि हमारा ये हार्ट है, ठीक है ना?
हार्ट में कितने चैम्बर हैं? 4, अर्थात कक्ष। यहाँ पे हमारी क्या है? बॉडी है। यहाँ पे क्या है? ये बॉडी है। और ये क्या है हमारा? ये लंग्स है। ठीक है ना। अब बॉडी से कहाँ जाएगा? राइट आर्ट्रियम में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ गया। उसके बाद फिर यहाँ आएगा, यहाँ से फिर कहाँ जाएगा? वो हमारा लंग्स में जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर लंग्स से कहाँ आएगा? राइट आर्ट्रियम में आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर यहाँ से निकलकर कहाँ आएगा? बॉडी में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक बार बॉडी से ब्लड हार्ट में गया, फिर लंग्स में गया, हार्ट से फिर निकलकर फिर कहाँ गया? लंग्स में गया, लंग्स से फिर निकलकर कहाँ आया? फिर से हार्ट में आ गया। इसीलिए इसका कहा गया द्विपरिसंचरण तंत्र। क्या कहा गया? द्विपरिसंचरण तंत्र। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? चलो भाई नोट कर लो, इसको नोट करते चलिए आप लोग, ठीक है, कि सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, इस बात को समझते चलिएगा साथ साथ। क्लियर है ना? चलो, तो मैंने आपको ये बता दिया। तो हमने ये कहा कि ये फिश में होता, और फिश को छोड़कर जितने भी, मतलब कि फिश को छोड़कर, अब फिश को छोड़कर क्या क्या आएगा, इस बात को भी मैं आपको बताता हूं। देखो, फिश को छोड़कर, फिश को छोड़कर क्या क्या आएगा, ध्यान देना। इसका मतलब जो भी उभयचर होंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्तनधारी। जितने स्तनधारी होंगे सब में क्या होगा? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। जितने क्या होंगे? उभयचर होंगे, अर्थात उभयचर। उभयचर को क्या कहेंगे? एम्फीबियन। क्या कहेंगे बेटा? एम्फीबियन, उभयचर। उसके बाद जो पक्षी हैं, ठीक, उसके बाद जो सरीसृप हैं, सरीसृप हैं, इन सब में, इन सब में स्तनधारी, उभयचर, पक्षी और सरीसृप, इन सब में क्या होता है? आपका डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसका मतलब है कि हार्ट से ब्लड 2 बार गुजरेगा। समझ में आया कि नहीं? इसी को कहा जाता है कि हमारा, यहाँ पे देखो क्या हो, बॉडी से ब्लड कहाँ गया? हार्ट में, फिर हार्ट से गिल्स में गया, क्योंकि किससे सांस लेती हैं मछलियाँ? गिल से लेती हैं, और गिल से फिर कहाँ गया? बॉडी में। हार्ट में दोबारा आया? नहीं आया। लेकिन यहाँ पे देखिए, बॉडी से हार्ट में गया, और हार्ट से फिर राइट एट्रियम फिर निकल के लंग्स में गया, लंग्स से फिर से हार्ट में आया, इसीलिए इसको कहा गया क्या? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो सभी लोग इसको नोट कर लें। क्लियर है बात? नोट कर ले भाई। चलो, अगर आगे हम बात करें तो सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है बेटा? संकुचन और अनुशिथिलन या शिथिलन जिसे कहा जाता है, ठीक है ना। सिस्टोल या डायस्टोल क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम सिस्टोल और डायस्टोल की बात करें तो हृदय का सिकुड़ना, क्या कहेंगे कि हृदय का सिकुड़ना, हृदय का सिकुड़ना सिस्टोल कहलाता है, और हृदय का फैलना, हृदय का फैलना शिथिलन कहलाता है, या अनुशिथिलन। शिथिलन और अनुशिथिलन एक ही नाम है बेटा। क्या कहलाता है? शिथिलन कहलाता है। तो हृदय का फैलना शिथिलन कहलाता है, हृदय का सिकुड़ना संकुचन कहलाता है। इसका मतलब हार्ट, जब हमारा हार्ट पंप करता है तो एक बार क्या करेगा? सिकुड़ जाएगा, फिर रेस्ट लेगा। इसका मतलब है कि क्रमबद्ध हृदय का क्रमबद्ध संकुचन और शिथिलन ही क्या कहलाता है? हृदय स्पंदन कहलाता है। तो नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे हम, नोट करके ये लिखेंगे कि हृदय का क्रमबद्ध, हृदय का क्रमबद्ध संकुचन एवं शिथिलन, क्या बोलेंगे बेटा? शिथिलन, ठीक है। शिथिलन हृदय स्पंदन कहलाता है, हृदय स्पंदन कहलाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं है? मैंने कहा हृदय का क्रमबद्ध संकुचन एवं शिथिलन, इसका मतलब क्या है कि जब हार्ट हमारा जो है, पहले क्या हो रहा है?
सिस्टोल फिर डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। इसका मतलब इसी को कहा जाता है हृदय स्पंदन। ठीक है ना, समझ में बात आई कि नहीं आई? अब हमारा जब चूंकि हृदय सिस्टोल डायस्टोल हो रहा है, उसमें जो रेस्ट टाइम होगा, जो रेस्ट टाइम होता है बेटा, इसका मतलब है कि हमारा जो हार्ट है 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड क्या करता है, आराम करता है। इसका मतलब है कि रेस्ट मतलब आराम। समझ में आया कि जो हमारा एक सिस्टोल और एक डायस्टोल के बीच में जो हमारा रेस्ट टाइम होगा हार्ट का 0.8 सेकेंड का होगा। ऐसी क्रमबद्ध मतलब कि सिकुड़ना और फैलना, मतलब कि संकुचन एवं शिथिलन ही क्या कहलाता है, हृदय स्पंदन कहलाता है। क्लियर है बात? चलते हैं, अब आते हैं हम समतापीय जंतु। अभी बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कि समतापीय और असमतापीय। लेकिन समतापीय जंतु की बात हम कैसे करेंगे? इसको लिखा जाता है वार्म ब्लडेड। क्या लिखा जाता है बेटा? वार्म। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, वार्म ब्लडेड। मतलब कि समतापीय, वार्म से समझ में आ गया। और ये होगा कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, एनिमल। और यहां भी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? वार्म ब्लडेड एनिमल। क्लियर है बात? अब इसमें क्या कहेंगे कि इसका क्या होता है, नंबर एक, इसमें ये होता है कि जो इसमें जंतु आते हैं, अर्थात वार्म ब्लडेड जो जंतु होते हैं, इसका मतलब समतापीय जंतु होते हैं, इनका तापमान निश्चित होता है। तो क्या लिखेंगे नंबर एक कि इनका तापमान निश्चित होता है, निश्चित होता है। क्लियर? लेकिन इनका तापमान निश्चित नहीं होता है। इसमें क्या लिखेंगे कि इनका तापमान, तापमान निश्चित नहीं होता है, नहीं होता। क्लियर है? इनका तापमान निश्चित होता है, इनका तापमान निश्चित नहीं होता है। दूसरी चीज क्या है, दूसरा पॉइंट, इसमें कक्ष की संख्या, इसमें कक्ष की संख्या कितनी होती? 4 होती है। बाकी जितने भी होंगे, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो कक्ष हैं, कक्ष की संख्या आप कह सकते हैं 2 भी होती है, 3 भी होती है, 3.5 भी होती है, 2, 3 और 3.5। क्लियर है ना? 2, 3 और 3.5। इसका मतलब है कि एक अपवाद के केस में क्रोकोडाइल था, तो वो भी यहीं पे आ जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, मैंने कहा कि इनका तापमान निश्चित होता है, इसमें कक्ष की संख्या 4 होती है, तो सीधी सी बात है। अब आप यहां से अगर ये 2 पॉइंट, 2 नहीं सिर्फ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम पॉइंट नंबर 2 की बात करें, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो इसमें कक्ष की संख्या 4 होती। अब यहां से आपको समझ में आ जाएगा। तो एक तो क्या होते हैं, स्तनधारी। स्तनधारियों में कक्ष की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसका मतलब जितने भी स्तनधारी आएंगे वो सब वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, है ना, समतापी जंतु होते हैं। और पक्षियों में, पक्षियों में जिसे हम क्या बोलेंगे, बर्ड्स। ठीक, पक्षियों में कितनी होती है? 4 होती है। तो अगर हम यहीं पे बात करें तो सबसे पहले तो इसको हम पलट के यहां लिख देंगे, ठीक है ना, इसको हम पलट के यहां लिख देंगे। 1 मिनट, तो मैं यहां पे लिख देता हूं पहले पक्षी। पक्षियों में कितना होता है? 4 होता है। इसका मतलब है कि जो भी पक्षी आते हैं, तोता, मैना, ठीक है ना, जो चिड़िया आती हैं, चिड़िया वगैरह जो आती हैं, ठीक है ना, कबूतर, ठीक है ना, तोता, मैना, कबूतर, गिद्ध, गिद्ध वगैरह जो होते हैं वो सब वार्म ब्लडेड होते हैं। समझ में आई? बात नहीं आई? उसके बाद जितने भी स्तनधारी होते हैं, जितने भी स्तनधारी होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी स्तनधारी होते हैं उसमें जैसे स्तनधारी की मैं अगर बात करूं तो जैसे क्या आ जाएगा आपका स्तनधारियों में, एक तो
हाँ, जैसे गधा लिख लो, गधा किस में आएगा इसी? घोड़ा लिख लो, क्या लिखो बेटा? घोड़ा। गधा के साथ घोड़ा। इंसान, इंसान किसी में आएगा? इसमें आएगा। ठीक, इंसान में आदमी और औरत जो भी हैं वो सब इसी में आ जाएंगे। घोड़ा हो गया। एक चीज और याद रखिएगा कि जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन, ठीक है ना, ये क्या है? मछली है, उसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या होती है? और एक होता है वेल, याद रखना। दो मछलियां ऐसी हैं जो डॉल्फिन और वेल किस में आती है? स्तनधारी में आती हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या कहेंगे? फिर हमारा आ जाएगा चमगादड़। ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चमगादड़, ये चमगादड़ जो है, बैट जिसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बैट, चमगादड़ को। तो ये भी क्या होती है? स्तनधारी होती है। तो घोड़ा, गधा, इंसान, डॉल्फिन, वेल, चमगादड़। इंपॉर्टेंट क्या है? ये है, सबको पता है कि गधा मैमल्स में आ जाएगा, घोड़ा मैमल्स में, इंसान आएगा। कंफ्यूजन कहाँ होगा? डॉल्फिन में, क्योंकि डॉल्फिन मछली है। डॉल्फिन और वेल दोनों मछलियां हैं, दोनों फिश हैं, लेकिन क्या है? स्तनधारी है। और यहीं पे अगर चमगादड़ की बात करें तो ये भी क्या है? स्तनधारी है। इसका मतलब ये जितने हैं ऐसे ऐसे जंतु जिनमें चैम्बर्स की संख्या कितनी हो? 4 हो, वो सब समतापीय जंतु होते हैं। इसका मतलब है कि अगर असमतापी की बात करें तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो आ जाएगा आपका मछली। क्या आएगा बेटा? मछली। तो अगर हम मछली की बात करें तो रोहू हो गई, है ना, कतला हो गई, सार्क हो गई। मछली के नाम लिखो, अगर रोहू, कतला, सार्क, ठीक है ना। और भी जो मछली के नाम याद आए उनको लिख लो, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा 3 रेप्टाइल जितने आते हैं, सरीसृप आ जाएंगे, है ना। जो सरीसृप आएंगे, ध्यान देना, जो सरीसृप आ जाएंगे, जैसे हमने क्या कहा, सरीसृप में आप, तो सांप लिख लिया आपने, सांप, ठीक है ना। केचुआ, केचुआ कौन सा? वो जो तालाब में रहता है, बहुत मजबूत होता है, जिसकी ऊपर की जो है बहुत मजबूत होती है, वो वाला केचुआ, ठीक है ना। जो अर्थवार्म होता है, खेत में पाया जाता है, वो वाला नहीं, जो पानी में रहता है। सांप, केचुआ, छिपकली। छिपकली क्या है? और बेटा मैंने आपको बताया कि अपवाद के केस में क्या रहेगा? 3.5, 3, 3.5। और क्या होता है? मगरमच्छ, मगरमच्छ। तो सांप, केचुआ, छिपकली, मगरमच्छ। तो मछली हो गया, सरीसृप हो गया, यहाँ पे पक्षी था ही, स्तनधारी था ही, ठीक है। और क्या होगा आपका? बर्ड हो गया, ठीक, मैमल्स हो गए, रेप्टाइल हो गया, फिश हो गया। क्लियर है? तो ये सारे जो हैं ये असमतापी जंतु कहलाते हैं। यहाँ तक बात सबको, आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कोई ऐसे जंतु, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपको यही याद करना है। क्लियर? तो इसमें कच्छ की जो समतापी मतलब कि वार्म ब्लडेड जंतु जो होते हैं, उसमें कच्छ की संख्या 4 होती है, यहाँ पे 2, 3। इसके बाद जितने होते हैं वो सारे किस में आते हैं? असमतापी में आ जाते हैं, अर्थात कोल्ड ब्लडेड में आ जाते हैं। तो मछली और सरीसृप आ जाएगा इसमें, पक्षी और यहाँ हाँ, एक चीज और है, उभयचर। ये तो मैं भूल ही गया। उभयचर की बात करें, एम्फीबियन, जैसे क्या होगा आपका? ध्यान दीजिए कि मेढक, ठीक है ना, टैडपोल, है ना, टैडपोल। टैडपोल को हम लोग क्या बोलते हैं? शिशु मेढक। क्या कहते हैं? शिशु मेढक। ये किस में आएगा? ये भी उभयचर जो भी हैं ये इसी में आ जाते हैं। बात यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। आगे हमारा एक टॉपिक और है, एक पॉइंट और है कि खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है। खुले में क्या होता है कि जैसे हमारा एक, खुले की बात कर रहा हूं मैं, एक क्या होगा, सपोज दैट ऐसे, ठीक है ना। तो ये खाली जगह होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? हीमोसीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हीमोसीम। अब ध्यान दीजिएगा इस बात को, पहले तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, अगर किसी का छूटा हो तो, ठीक है ना। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, हाँ, ठीक है। अगर हम यहीं पे बात करें खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र, इसमें क्या होता है कि ये जो खाली स्थान है, जो खाली स्थान है बेटा,
इसी को कहा जाता है हीमोसील। हीमोसील। तो मैं कहूंगा कि ऐसे जंतु जिनके अंदर ब्लड एक जगह से फ्लो होता है, अर्थात क्या होता है कि हीमोसील में रक्त कहाँ होता है, रक्त एक हीमोसील में मौजूद होता है। तो मैं ये कहूंगा कि रक्त एक हीमोसील हीमोसील में रक्त एक हीमोसील में कहाँ होता है, मौजूद होता है। आप समझिए मेरी बात को, एक्चुअल में ये हीमोसील में मौजूद होता है, इसका मतलब है कि इसी हीमोसील का कहा जाता है क्या, खाली स्थान। तो इसका मतलब है कि ऐसा जंतु जिसके अंदर क्या होगा, एक खाली स्थान होगा, और उस खाली स्थान में उसे हीमोसील कहा जाता है, वहीं से उसके बॉडी में क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है। जैसे जो भी इंसेक्ट आते हैं, इंसेक्ट का अर्थात कीट आएंगे, इंसेक्ट अर्थात कीट, ठीक है ना। एक आपने नाम सुना होगा प्रॉन अर्थात झींगा, प्रॉन अर्थात झींगा, ठीक है ना। तो मैं यहां पे कहूंगा प्रॉन, जिसे हम कहते हैं क्या, झींगा, ये भी क्या है, एक प्रकार का कीट है, ठीक है ना। मकड़ी, स्पाइडर जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, स्पाइडर, इसको बोलते क्या है, एक्चुअली मकड़ी। अब ध्यान दो कि जो मकड़ी है, कीट है, जो झींगा है, इसमें ब्लड रुधिर वाहिकाओं के थ्रू फ्लो नहीं होता है, हीमोसील अर्थात एक खाली स्थान के द्वारा इनके बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। इसमें क्या है, बंद प्रसंचंत में, इसमें हम कहेंगे कि इसमें रक्त रुधिर वाहिकाओं माध्यम से शरीर में प्रवाह होता है। प्रवाह अर्थात फ्लो, फ्लो होता है, जैसा कि नॉर्मल आपने देखा होगा, ठीक है ना, बात क्लियर है। अब इसका मतलब ये हो गया कि बंद परिसंचरण तंत्र की बातें, इस पर रक्त रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से शरीर में प्रवाह होता है। तो जैसे मैंने कहा कि फिश, ध्यान दीजिएगा, फिश अर्थात मछली। दूसरा पॉइंट क्या होगा भाई, उभयचर, मतलब कि एम्फीबियन, क्या हो गए, एम्फीबियन, जिसे हम क्या कहेंगे, उभयचर कहेंगे, ठीक। उसके बाद हमने कहा रेप्टाइल, क्या कहा बेटा, रेप्टाइल कहा, रेप्टाइल जिसे हम कहते हैं सरीसृप, क्या कहते हैं, सरीसृप। उसके बाद हमने कहा कि स्तनधारी अर्थात मैमल्स, मैमल्स ये कौन से होंगे, स्तनधारी। मेरी बात समझिए, ये जितने भी एनिमल हैं, अर्थात मछली, उभयचर एम्फीबियन हैं जो सरीसृप हैं, स्तनधारी जो भी मैमल्स हैं, इन सब में बंद परिसंचरण तंत्र होता है, अर्थात इसमें ब्लड रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से फ्लो होता है। अब खुला परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे तो मैंने कहा कि एक खाली स्थान होता है उस जंतु के अंदर, जिसे हम खाली स्थान को हीमोसील कहते हैं, उसी खाली स्थान से उसके बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, अर्थात इंसेक्ट होता है, प्रॉन अर्थात झींगा, और स्पाइडर मकड़ी, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं। आई होप कि मैंने सारे पॉइंट कवर कर लिया है आपके इस चैप्टर के, और उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर इस चैप्टर से संबंधित कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को कहीं पे है या कुछ नहीं समझ में आया है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे हम अपनी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सीरीज भी लाएंगे, जो प्रीवियस क्वेश्चन और इससे जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, हमारा ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो फिनिश हो गया। तो जैसा कि हमने 3 चैप्टर फिनिश कर लिया है, प्लांट न्यूट्रिशन, ठीक है ना, और रेस्पायरेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम,
इसके बाद कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि सर फिजिक्स वाला भी कुछ पढ़ा दीजिए, फिजिक्स का पोर्शन भी, उसको भी हम आगे क्लास में लेंगे। और उसके बाद फिर हमारा अभी प्लांट न्यूट्रिशन के बाद एनिमल न्यूट्रिशन बचा हुआ है, फिर एक्सक्रेशन पढ़ाएंगे, ठीक है ना बात। तो हम आपका सिलेबस समय पे ख़त्म करेंगे। अब हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे क्लासेस को लगातार देखते रहिए। अगर कोई डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, आगे आने वाले समय में आपको लगातार क्लासेस मिलेंगी। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।